नमस्कार। आज हम बिहार में जो साइबर धोखाधड़ी की समस्या बढ़ रही है उस पर बात करने वाले हैं और खास तौर पर इससे निपटने के लिए जो एक अभियान चल रहा है साइबर प्रहार, उसे थोड़ा गहराई से समझेंगे। हमारे पास कुछ रिपोर्ट्स हैं इस पर। कोशिश यही रहेगी कि समझें कि भाई ये अभियान कितना कामयाब रहा है और असल में जमीनी हकीकत क्या है साइबर अपराध की। शुरुआत करते हैं एक कह सकते हैं चौंकाने वाले आंकड़े से। जनवरी से जुलाई 2025 के बीच साइबर प्रहार में 145 साइबर अपराधी गिरफ्तार हुए और ये गिरफ्तारियां जुड़ी हैं करीब 57.5 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी से। सुनने में तो ये काफी बड़ा लगता है। हाँ बिल्कुल। ये जो साइबर प्रहार अभियान है इसे बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई यानी ईओयू चला रही है। और देखिए जरूरत तो थी ही। आप सोचिए सिर्फ 2025 में ही मतलब साल के शुरुआती महीनों में ही 46,000 से ज्यादा ऑनलाइन फ्रॉड की शिकायतें आ गईं। 46,000 सिर्फ कुछ महीनों में? ये तो बहुत ज्यादा है। जी, ये आंकड़ा ही दिखाता है कि प्रॉब्लम कितनी बड़ी है। तो कार्रवाई के तौर पर ईओयू ने क्या कहते हैं अपराधियों के नेटवर्क पर एक तरह से हमला किया है। जो मोबाइल नंबर इस्तेमाल हो रहे थे फ्रॉड में, उनमें से 5,131 नंबर ब्लॉक कर दिए गए हैं। हाँ। और साथ ही करीब 3,000 से ज्यादा डिवाइस मतलब फोन या लैपटॉप वगैरह वो भी ब्लॉक हुए हैं। अच्छा, तो ये तो हुई उनके काम करने के तरीके पर रोक लगाने की कोशिश। लेकिन वो जो पैसा लोगों का गया, उसका क्या मतलब वित्तीय मोर्चे पर क्या हुआ है? हाँ, ये सवाल बहुत अहम है। देखिए ईओयू की रिपोर्ट के हिसाब से करीब 57 करोड़ रुपए बैंक खातों में फ्रीज किए गए हैं। 57 करोड़, ठीक है। लेकिन यहाँ एक पेच है। ये जो 57 करोड़ फ्रीज हुए हैं, ये पीड़ितों ने जितना पैसा गवाया है ना, उसका अनुमानित तौर पर सिर्फ 33% है। सिर्फ 23%? जी हाँ, ये जरूर है कि करीब 4.5 करोड़ रुपए पीड़ितों को वापस भी किए गए हैं। ये अच्छी बात है। हाँ, 4.5 करोड़ वापस मिलना भी कुछ राहत तो है। हाँ, राहत तो है, पर जो कुल नुकसान हुआ है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा अब भी मतलब रिकवर नहीं हो पाया है। और ये जो शिकायतें आ रही हैं, क्या वो सब बड़े-बड़े अमाउंट की ही हैं या छोटे-मोटे फ्रॉड भी बहुत हो रहे हैं? नहीं, हर तरह की शिकायतें हैं। करीब 430 शिकायतें तो सीधे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ी थी। सोशल मीडिया से? जैसे जैसे? जैसे कि फर्जी प्रोफाइल बनाना या फिर गलत जानकारी फैलाना। इनमें से करीब 100 मामले तो इसी तरह के थे। अच्छा, मतलब सिर्फ पैसों का फ्रॉड नहीं, पहचान चुराना या गलत जानकारी फैलाना भी शामिल है। बिल्कुल, अपराधी हर तरीका अपना रहे हैं। और एक और बात है जो थोड़ी चिंता बढ़ाती है। करीब 280 शिकायतें ऐसी थीं जिन्हें आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए जिलों में भेजा गया। हाँ। लेकिन उनमें से सिर्फ 15 मामलों में ही लोकल पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज हुई। क्या 280 में से सिर्फ 15 एफआईआर? जी। ये तो बहुत बड़ा गैप है। इसका क्या मतलब समझें? क्या स्थानीय पुलिस इन मामलों के मतलब गंभीरता से नहीं ले रहे या कोई और वजह है? देखिए कई बातें हो सकती हैं। हो सकता है थानों पर पहले से ही काम का बोझ बहुत हो, या ये भी मुमकिन है कि साइबर क्राइम की जांच के लिए जो तकनीकी जानकारी और ट्रेनिंग चाहिए वो शायद कम हो। ये मुमकिन है। सबूत जुटाना भी इन मामलों में अक्सर मुश्किल होता है। तो ये सब वजहें हो सकती हैं, पर हाँ, ये एक रुकावट तो है न्याय मिलने में। शायद इसीलिए ईओयू ने वो एक मैनुअल भी निकाला है, साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन मैनुअल, थानों की मदद के लिए। हाँ बिल्कुल, वो मैनुअल इसीलिए है ताकि पुलिस स्टेशनों को जांच करने में थोड़ी मदद मिले, एक गाइडलाइन मिले। वैसे ईओयू ने एक और तरह का साइबर अपराध भी पकड़ा है। अच्छा, वो क्या? ये अवैध टेलीकॉम सेटअप चलाते थे कुछ लोग, मतलब गैरकानूनी तरीके से कॉल रूट करना। इससे सरकार को, टेलीकॉम कंपनियों को नुकसान हो रहा था। सुपौल, वैशाली, भोजपुर जैसी जगहों पर छापे पड़े, हजारों सिम कार्ड मिले और 7 लोग गिरफ्तार भी हुए। ओह, मतलब ये फ्रॉड का जाल तो कई तरह से फैला हुआ है। जी हाँ, बहुत अलग अलग तरीकों से। तो अगर हम पूरी तस्वीर देखें तो साइबर प्रहार ने गिरफ्तारियां की, कुछ नेटवर्क भी तोड़े, पैसा भी फ्रीज किया, लेकिन दूसरी तरफ शिकायतों का इतना बड़ा ढेर है, रिकवरी सिर्फ 23% है और एफआईआर भी बहुत कम दर्ज हो रही हैं। हाँ, आपने सही सार निकाला। ये अभियान एक जरूरी कदम तो है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन साइबर अपराध जितना बड़ा और जटिल है, उसे देखते हुए ये लड़ाई अभी बहुत लंबी चलने वाली है। और ये जो रिकवरी रेट कम है, ये साफ दिखाता है कि अपराधियों से पैसा वापस निकालवाना कितना मुश्किल काम है। और वो जो मैनुअल वाली बात थी, क्या सिर्फ एक मैनुअल दे देना काफी है? मतलब जब तक थानों के पास सही ट्रेनिंग वाले लोग नहीं होंगे, सही संसाधन नहीं होंगे, तब तक वो इन मुश्किल केसों की जांच ठीक से कैसे कर पाएंगे? सोचने वाली बात है कि क्या हमें सिर्फ औजार देने से ज्यादा वो औजार चलाने की क्षमता बढ़ाने पर और ज्यादा ध्यान देना होगा?